संदेश प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से दिया गया, इस पर हम बात करेंगे। बात इस बात पर भी करेंगे कि जगत प्रकाश नड्डा को पार्टी ने एक बार पुनः विश्वास जताते हुए अगले लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन प्रदान किया है। उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया। कहा गया है कि 1 साल के लिए कार्यकाल आगे बढ़ाया गया, पर सच बात यह है कि तकरीबन 1.5 साल का अतिरिक्त कार्यकाल उन्हें प्रदान कर दिया गया। क्या कारण है जिसके चलते जेपी नड्डा अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे? पार्टी नया अध्यक्ष नहीं चुन रही है या जेपी नड्डा को एक और कार्यकाल पुनः नहीं दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें आज चर्चा करनी है वो इस बात को लेकर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह बताया कि आम चुनाव में अब केवल 400 दिन बाकी रह गए। इन 400 दिन में हमें अपने परिश्रम की इंतहा करनी है ताकि पार्टी एक बार पुनः सत्ता में आए। और इसके लिए उन्होंने चाहा है कि देश में 72,000 जो बूथ है उन पे कार्यकर्ता पहुंचे, सरकार की जो रीति और नीति है उसके संदर्भ में लोगों को अवगत कराया जाए। खासतौर पे जो युवा वर्ग है 18 से 25 साल का, उसको ये बताया जाए कि पूर्ववर्ती सरकारों का कामकाज का क्या तरीका था और हमारी सरकार ने सुशासन के माध्यम से किस तरीके का कामकाज देश में बनाया। इस पर खास तौर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा मेहनत की जाए। बातचीत के केंद्र में वो 9 राज्य भी रहे जिनमें इस साल अर्थात 2023 में चुनाव होना है। अब इतनी सब बातें प्रधानमंत्री के उद्बोधन में और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में हुई है, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे भाजपा जो करेगी या जो करने जा रही है वो तो अपनी जगह ठीक है, विपक्ष क्या करेगा, क्या विपक्ष के पास कोई विकल्प रहेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश की राजनीति पर केंद्रित इस चर्चा में कुछ सारगर्भित बात करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र नेपोलियन का दिया हुआ है। नेपोलियन ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। एक लक्ष्य एक समय साथ देखा गया एक सपना है। क्या कमाल की बात की थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक सपना देखती है और उस सपने को साकार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत प्रयत्नशील भी रहती है। उसकी इस कोशिश ने ही देश के अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को भी संकट में डाला हुआ है। तो इसी को अपनी बातचीत के केंद्र में रखते हैं, इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और रायपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी खासतौर पर मौजूद है। भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ भानु शर्मा पूर्व सांसद हैं, मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं। ऐसी राजनीतिक चर्चा का वह अभिन्न हिस्सा होते हैं। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी निष्पक्ष राय देने के लिए मौजूद है। कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ वामपंथी विचारक बादल सरोज जी भी होंगे। पर चर्चा की शुरुआत हमें संजय श्रीवास्तव से करनी है, लेकिन उससे पहले हम इस कार्य समिति में लिए गए फैसलों को लेकर देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा कही गई कुछ बातों पर दृष्टि डालते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। तक बढ़ाया जाएगा। पद्धति से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मतदाता सूची बनती है और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया।
महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन्य से हैं। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। तो ये तमाम बातें अमित शाह बोल रहे हैं। उन्होंने सारा जोर इस बात पर लगाया कि जेपी नड्डा को क्यों एक्सटेंशन दिया जा रहा है। पर इसके साथ हमारी बातचीत के केंद्र में अमित शाह के अलावा नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में किया गया आह्वान भी है। उन्होंने देश के अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलने की कोशिश करने की बात कही है। उन्होंने चाहा है कि 2023 से लेकर 2047 तक ऐसा काम हम देश में करें जिसके तहत ये अमृत काल कर्तव्य काल में परिवर्तित हो जाए। उनका कहना था कि देश का सबसे अच्छा समय आने वाला है, कोई इसे रोक नहीं सकता है, इसके लिए हमें काम करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो उनकी एक ही थी। वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि 2024 में चुनाव है और उस चुनाव में भाजपा को सत्ता में बने रहना। तो संजय श्रीवास्तव से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। वो सबसे पहले तो जानना चाहते हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकतांत्रिक परंपरा को लेकर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि जगत प्रकाश नड्डा का 3 वर्षीय कार्यकाल कब खत्म होने वाला है। कैसी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश में प्रचंड बहुमत में रहते हुए भी अपने संगठन स्तर के चुनाव नहीं करा सकी। एक विधिवत तरीके से जेपी नड्डा को कार्यकाल दूसरा नहीं दे सकी जो संविधान के अंदर उनके अधिकार में आता है। क्या ऐसी लाचारी, क्या ऐसी मजबूरी हुई संजय श्रीवास्तव जी कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन में रहना पड़ेगा, उन्हें अतिरिक्त कार्यकाल नहीं मिलेगा? थोड़ा इस पर दृष्टि देना हमारे साथ साथ। जी और देखिए, आपने ठीक कहा हिमांशु जी। और जैसा कि आपका विचार सूत्र था, लगभग भारतीय जनता पार्टी की जो दिशा और दशा और जो काम करने की पद्धति है, मुझे लगता है आज का विचार जो सूत्र था वो निश्चित रूप से उसी दिशा में था। जहां तक आपने जो प्रश्न किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यकाल को जो एक्सटेंशन दिया गया है, और एक पूर्णकालिक जब विषय आता है, जब चुनाव के संगठन होते हैं, उस समय एक नई दिशा तय होती है, नए अध्यक्ष बनते हैं विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, प्रदेश स्तर हो, जिले की बात हो या नीचे स्तर तक। हिमांशु जी, ऐसा है कि अभी वर्तमान समय में ऐसा कोई संगठन के नियमित चुनाव नहीं हो रहे हैं। चूंकि अभी परिस्थितियां सब बदली हैं समय के साथ साथ। पहले ऐसा होता था कि चुनाव हर वर्ष नहीं होते थे, लेकिन लगभग अब राजनीतिक रूप से ये देखा जा रहा है कि देश के अंदर में लगभग हर 6 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर किसी न किसी प्रदेश के अंदर में चुनाव होता है। और इस वर्ष भी हमारे जो चुनाव, लगभग 9 राज्यों के चुनाव हैं, और 9 राज्यों के चुनाव के बाद में देश का जो लोकसभा का चुनाव है। और ऐसे समय में जब लगातार चुनाव है, क्योंकि जब संगठन के चुनाव होते हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि पूर्णकालिक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत है, तो हमारा जो चुनाव है एक व्यवस्थित रूप से चुनाव होता है। मैं कह सकता हूं कि देश का या दुनिया का एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल होगा जो व्यवस्थित रूप से अपने संगठन के चुनाव को कराता है। आपको जानकारी है कि पहले हम प्रारंभिक सदस्य बनाते हैं सदस्य, उसके बाद हम बूथ तक जाते हैं, उसके बाद हमारे मंडल और जिला, प्रदेश, और प्रदेश के जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें लगभग 6, 8, 9 महीने, 10 महीने का समय लगता है। उसमें मेंबरशिप ड्राइव भी हम करते हैं तो लगभग साल भर का समय लगता है। तो इन परिस्थितियों में जब हर 2-3 महीने के अंदर में एक चुनाव है, ऐसे समय में हम संगठन चुनाव की ओर अभी नहीं जा पा रहे हैं। रोकना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक आपको। आपने कहा कि अब तो देश में हालात ऐसे हो गए, हर साल ही चुनाव रहते हैं, तो तय माने अब भारतीय जनता पार्टी में कभी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव तो आगे भी होते रहने। इसलिए आपने मान लिया कि देश में लोकतंत्र बचा रहे, इसलिए बेहद जरूरी है कि अब भाजपा में लोकतंत्र नहीं रहना चाहिए, मनोनयन से काम चल जाना चाहिए। 2 नेताओं ने मिलकर तय कर लिया नड्डा जी बने रहे तो बने रहेंगे। पर आपसे सवाल यह कि आप इस लोकतंत्र की दुहाई देके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे, कैसे जवाब देंगे? पहला सवाल तो यह। दूसरा,
देश के माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बेहद प्रभावी अध्यक्ष रहे अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में क्या उपलब्धि है पार्टी को हासिल हुई। वो बताना भूल गए कि जेपी नड्डा के रहते हुए वह अपने ही गृह राज्य में सरकार खो दी है। क्या उनको पूर्णकालिक दूसरा कार्यकाल इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो अपने राज्य में जीता पाने में नाकामयाब रहे? इसलिए पार्टी ने चाहा कि वो अगले लोकसभा तक बने रहो, उसके बाद तय करेंगे आपका क्या करना। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है हिमांशु जी। मैंने कहा ना कि देखिए देश के अंदर में हम यदि पूरे कार्यकाल का उनका आकलन करेंगे तो एक बड़ी उपलब्धि हमारे साथ में है। ये बात सत्य है कि हम उनके गृह राज्य की बात निश्चित रूप से होता है, जब व्यक्ति किसी पद पर होता है, कोई दायित्व पर होता है, तो सबसे पहले उसके घर की समीक्षा होती है। तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हिमाचल में सरकार नहीं बना पाए। लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत कम अंतर से हम उस चुनाव को हारे हैं, 1% से भी कम अंतर है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन मैं जानकारी, आपको भी जानकारी है, वो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, मैं संगठन चुनाव की बात कर रहा हूं, आप जिस संगठन चुनाव की बात कर रहे हैं, चूंकि इस साल 9 चुनाव है, 9 राज्यों के चुनाव है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। और इन परिस्थितियों में हमारे संगठन के जो नियमित चुनाव है, जो नियमित चुनाव होता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि सदस्यता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, और ये चुनाव अभी नहीं हो पाएंगे। इस वजह से उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। जब चुनाव बात को तो यहीं पे रोकते हैं संजय श्रीवास्तव जी, आगे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसके मायने थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए ना। क्या समझ पाए प्रधानमंत्री की बात से? वो देश गढ़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी गढ़ने की बात कर रहे हैं, आपके गृह राज्य में चुनाव होना है उसे जीतने की बात कर रहे हैं, या कुल मिलाकर सब कुछ भूल के 2024 में भी भाजपा देश में काबिज रहे इसकी बात कर रहे हैं? क्या समझ पाए आप जैसे सुधी राजनीतिक पार्टी के? थोड़ा समझाए ना हम लोगों को। देखिए, ऐसा है कि माननीय मोदी जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक आह्वान हम सब लोगों को लिया है, कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है कि आने वाले 9 चुनावों की जो चुनौतियां हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव, वैसे 2014 से हमने माननीय मोदी जी की सरकार की, और व्यक्तिगत रूप से भी मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का प्रधानमंत्री के तौर पर एक उनकी कार्यप्रणाली और कार्यशैली दूसरी सरकारों से अलग रही है। उनकी ये कोशिश रहती है कि एक समय सीमा के अंदर में हम हर एक वर्ग, देखिए सरकार की पहले ये पहचान थी कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ये कहते थे कि ये शहरी क्षेत्र की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है। लेकिन 8 वर्षों के अंदर में, विशेष रूप से 3 वर्षों के अंदर में जो पिछला 3 वर्ष गया है, एक छवि पूरे देश के अंदर में बनी है कि माननीय मोदी जी की सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है, गरीब कल्याण करने वाली सरकार है। और मुझे लगता है किसी भी सरकार की भारत देश के अंदर में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो वंचित है, दलित है, जो पीड़ित है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका उत्थान किस तरीके से हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। अब साथ ही साथ एक सामाजिक समरसता, हर एक वर्ग, कोई वर्ग छूटे नहीं, ये भी संदेश उन्होंने दिया है कि इन 1 वर्षों के अंदर में हम सरकार में जाएंगे। जनता के हाथों में परिणाम है कि वो हमको क्या देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्येक कार्यकर्ता है इन 400 वर्षों के अंदर में उन वर्गों के बीच में जाए, एक समरसता के भाव से जाए, उनकी क्या समस्याएं हैं, यदि सरकार में है तो समस्या का समाधान करें, यदि सरकार में नहीं है तो उनकी समस्याओं को सुने, और आने वाले वर्षों के अंदर में हम उनका जो विश्वास है वो हमारे प्रति बढ़े, इस दिशा के अंदर में भी काम करे। अर्थात सर्वस्पर्शी और समरसता वाली जो हमारी भूमिका है वो भूमिका हमारी आगे बढ़े। और मुझे लगता है किसी भी सरकार का एक पहला कर्तव्य और पहला दायित्व यही होता है, और विशेष रूप से जो माननीय मोदी जी का हमेशा से ये फोकस रहा है कि हम सर्व वर्गों के बीच में जाए, सर्वहारा दिशा में हम काम करें। इस दिशा में उन्होंने हम सबको संदेश दिया है। और निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि एक राजनीतिक दल की एक नई परिभाषा माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हमको देखने को मिली है। राजनीतिक परिभाषा देखने को मिल रही है। संजय श्रीवास्तव जी अभिभूत हैं माननीय मोदी जी के उद्बोधन से, बता रहे हैं सबके पास पहुंचने का आह्वान किया, हम सबके पास पहुंचने जा रहे हैं। जितनों के पास पहुंचे उसी के कारण विपक्ष की नाक में दम हो रखा है। अब ये सबके पास पहुंचने वाले हैं। प्रताप भानु जी, कितनी घबराहट है आपको इस बात को लेकर, जिस तरीके का आह्वान मोदी जी ने किया है? 400 दिन शेष हैं। अभी तक चुनाव की तैयारी होती थी तो समझ में आता था कि 30 दिन 60 दिन पहले राजनीतिक दल जो है चुनावी मोड में जाते थे और तैयारी जमावट करते थे कि भाई चुनाव आ गया। यहां साल भर से ज्यादा समय बचा है, तकरीबन 1.25 साल है। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता ने अपने एक एक कार्यकर्ता को 2024 के लिए लौट जाने का आह्वान कर दिया है। आप लोगों का संन्यास लेने का वक्त तो नहीं आ गया? हिमांशु जी, मोदी जी ने सही मायने में कार्यकर्ता को यह आगाह कर दिया कि उनके संन्यास लेने का वक्त आ गया है। 400 दिन बाकी है, सावधान रहिए, इससे ज्यादा समय नहीं है।
ये उनने समझ लिया। जो राज्यों से उनकी स्थिति है, महंगाई के कारण, किसानों के आक्रोश के कारण, नौजवानों की बेरोजगारी के कारण, गिरती हुई आर्थिक हालातों के कारण, वो समय रहते हुए लोगों को आगाह कर रहे हैं। और यदि उन्होंने काम किया होता जिसका वो दावा करते हैं, तो उन्हें ये आगाह करने की जरूरत नहीं थी। उनने देख लिया कि उनका कार्यकर्ता बिल्कुल, सरकार और कार्यकर्ता दोनों में मतभेद है, और जो सरकारें चल रही हैं वही संगठन का काम कर रही है, संगठन काम नहीं कर रहा है। इसलिए एक तरह से उन्होंने ये बता दिया कि तुम्हारी संन्यास में सिर्फ 400 दिन बाकी हैं, समझ जाओ। और दूसरी बात, इतनी बड़ी पार्टी की शीर्ष कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और उसमें जी। सिर्फ नड्डा जी को एक्सटेंशन दे दिया जाए, मोदी जी की तारीफ कर दी जाए और 400 दिन की एक वार्निंग दे दी जाए। राजनीतिक एजेंडा, कुर्सी का एजेंडा, माने सरकार को जनहित के कार्यों की या जनता की चिंता है ही नहीं कि महंगाई कहां जा रही है, बेरोजगारी कहां जा रही है, देश की समस्या, एक आर्थिक स्थिति पर प्रस्ताव नहीं। किसी व्यक्ति की कोई आर्थिक विशेषज्ञ, इवन आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनने कोई चर्चा नहीं करी कि जीएसटी में कुछ सुधार कर रहे हैं क्या, रुपए की कीमत सुधारने के लिए कुछ हम कर रहे हैं क्या, आज 55 से गिरकर रुपया 83 तक पहुंच गया, इसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या, हमारा कर्जा 140 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। कोई भी राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके एजेंडे में मसले नहीं था। कुर्सी कैसे कायम रखी जाए, सत्ता में कैसे रहे, इन 9 चुनावों को 9 ही राज्यों में कैसे जीते, बताइए आप। जेपी नड्डा कह रहे हैं कल की मीटिंग में। तो एक बार बताइए प्रताप भानु जी, बहुत विनम्रता के साथ आपसे जानना चाहता हूँ, बाकी राजनीतिक दल इन विषयों पे बात कर लेते हैं जिन पे आप बात करने की बात कह रहे हैं, और नतीजे भी लोग देख रहे हैं किस तरीके से आप निपट रहे हैं। वो चुनाव के संदर्भ में केंद्रित है, वो चुनाव के नतीजे सामने दिख रहे हैं। अब मोदी जी ने कहा है कि 2023 से 2047 तक की तैयारी। उन्होंने ये भी कहा है कि 18 साल से लेकर 25 साल तक के जो युवा हैं उनको बताओ कि पूर्ववर्ती सरकारें कैसे काम किया करती थी और हम कैसे काम कर रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी या सहयोगी दलों ने देश को बर्बाद किया और हम देश को कैसे संवार रहे हैं। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। इतनी बड़ी तोहमत आप पे लग गई प्रताप भानु जी, फिर भी आपको शिकवा नहीं है। आप केवल इसी बात पे परेशान है कि देखो इन्होंने आर्थिक प्रस्ताव नहीं दिया कार्य समिति में, राजनीतिक प्रस्ताव नहीं दिया। अरे इन्होंने तो आपका पूरा इंतजाम कर दिया प्रताप भानु जी। अरे हिमांशु साहब, परेशान हम नहीं है, परेशान मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, जिनके राज्य में कांग्रेस जीत गई और भाजपा का सफाया हो गया। परेशानी तो उनके चेहरों पे नजर आ रही है। और देखिए आप, जिन 9 राज्यों की चर्चा कर रहे हैं, एक राज्य में बीजेपी वापस आने वाली नहीं है। चाहे आप देख लीजिए कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो तीनों राज्य नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, एक राज्य में आने वाली नहीं है। ये आने वाले समय में साफ जाहिर हो जाएगा। और चिंता की कमाल की बात है, देश की राजनीति में कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। जेपी नड्डा जब अपनी कार्य समिति में बात करते हैं तो बोलते हैं 9 के 9 राज्य हमें जीतने, 9 के 9 राज्य हम जीतेंगे। प्रताप भानु जी हैं, 9 के 9 राज्य में भाजपा हारेगी। कोई किसी को हिस्सेदारी करने के लिए तैयार नहीं। मेरे साथ में वामपंथी विचारक बादल सरोज जी हैं, उनसे एक तो मैं इस संदर्भ में दृष्टि देना के आग्रह करता हूं कि ये कोई किसी को कुछ देने के लिए नहीं है तैयार। बादल जी, ये कितना जायज है? एक सवाल तो मेरा इस बात को लेकर है। दूसरा ये जानने में मेरी दिलचस्पी है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की 6 महीने के अंतराल के बाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, देश को संदेश देने की चेष्टा हुई। आम जनता ने क्या संदेश ग्रहण किया ये तो बात की बात है, पर आप जैसे विचारक क्या संदेश ग्रहण कर पाए ये जानने में देश की दिलचस्पी जरूर रहती है, खासतौर पर आप जैसे बौद्धिक व्यक्तित्व की। तो ये 2 सवाल मेरे हैं। एक तो कोई किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं, 9 के 9 भाजपा जीतेगी, और प्रताप भानु जी का कहना है 9 के 9 भाजपा हारेगी, बीच में कुछ नहीं। क्या कहते हैं आप इसे, किस में भरोसा करें? नहीं, मैं तो इस पूरे फलसफे से ही सहमत नहीं हूं। चुनाव जीतना या जीतना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। किस लिए जीत रहे हैं, जिस देश के लिए जीत रहे हैं उस देश की स्थिति क्या है, इसके बारे में कंसर्न मुख्य होनी चाहिए, चिंता मुख्य होनी चाहिए। और माफ कीजिएगा, मुझे इस पूरे विमर्श में अमित शाह जी का जो टुकड़ा आपने सुनवाया, मोदी जी का भाषण जो मैंने पढ़ा, उसमें कहीं भी उन सारे विषयों पर प्रताप भानु जी ने उस बात को बोल दिया है, मैं उसको दोहरा नहीं रहा।
उस सारी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन दो विरोधाभास दिखे मुझे। मोदी जी ने एक बात बोली, उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ चुनाव ध्यान में नहीं रखना है, हमें समाज के हर तबके तक जाना है और अपने संदेश को पहुंचाना है। लेकिन पूरी की पूरी बैठक जो है, जैसा कि आपने भी बताया और अमित शाह जी ने भी बताया, पूरी की पूरी बैठक जो है वो सिर्फ चुनाव पर थी। इसलिए हो सकता है कि चुनाव की रणनीति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये बैठक ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अगले दिन हो रही थी। पूरा देश और पूरी दुनिया चिंता में थी, गैर बराबरी को लेकर, आमदनी को लेकर, जीएसटी को लेकर, उन संकटों को लेकर उस पर बातचीत हुई। मुझे लगता है कि चुनाव कौन जीते कौन नहीं जीते ये बहुत महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि हम एक कदम आगे बढ़े या 2 कदम पीछे हुए। जहां तक नड्डा जी का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात है। ये चुनाव, पिछला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, अगला चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसलिए जेपी नड्डा साहब रहते हैं या उनकी जगह कोई दूसरा आता है, ये बहुत महत्व की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा चौंकाती जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास इतने सारे नेता है, जिसके पास इतना पैसा है कि अगर वो सक्षम नेताओं को दूसरे दलों से लाना चाहे तो ला सकते हैं, उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो नेतृत्व में लाते और नड्डा जी को थोड़ी देर के लिए विश्राम देते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अकाउंटेबिलिटी की एक नई कसौटी तैयार की है। गुजरात का जिक्र कर रहे थे अमित शाह जी, नड्डा जी ने 2 राज्यों में प्रचार किया है जम के, एक एक गली में गए हैं। एक का नाम है हिमाचल प्रदेश, जिसके बारे में आप बोल चुके, और दूसरा है दिल्ली, जिसके बारे में आपसे उल्लेख छूट गया। और दोनों ही जगह उनकी निर्णायक पराजय हुई है। इस पराजय के बाद भी अगर बीजेपी उनको कंटिन्यू करने की सोचती है तो ये उनकी विजडम है, उनकी पार्टी है, वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस बैठक ने इसलिए निराश किया है कि इस बैठक ने बहुत सारे ज्वलंत सवालों पर किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं की, चाहे वो सीमा का प्रश्न हो, चाहे वो सीमा के भीतर वाला प्रश्न हो। इसलिए गंभीर चर्चा होनी चाहिए। केवल 9 हम जीत जाएंगे या 9 वो हार जाएंगे, अगर दोनों में से एक की भी बात पूरी तरह सच भी हो जाए तो देश थोड़ी जीतने वाला है। देश तो उन तमाम मुद्दों पर, उन सरोकारों पर चर्चा करने के बाद ही जीत पाएगा जो आज बहुत ज्यादा गंभीर है। तो मेरी बादल जी की चिंता इस बात को लेकर है कि देश के सम्मुख जो नाजुक प्रश्न है, देश के सम्मुख जो वर्तमान में चुनौतियां हैं, देश के वर्तमान में जो हालात हैं, दुनिया के संदर्भ में जो हालात हैं, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के शीर्षस्थ नेता एक छत के नीचे बैठते हैं और इन विषयों पर कोई चर्चा करके देश को संदेश देने की कोशिश नहीं करते। ये कैसी स्थिति है? पर मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं उससे पहले बादल जी आपसे जानना चाहूंगा, संदेश देने की कोशिश हुई तो सही। मोदी जी ने अगले 2 साल 5 साल की बात नहीं की, 25 साल की बात की, अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलने की बात की। 2022 से लेकर 2047 तक का कुल 25 साल के समय में देश के नागरिकों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश को मजबूत बनाने के लिए जुट जाना चाहिए, इसका आह्वान उन्होंने किया। उन्होंने बात सूफीवाद के संदर्भ में भी की कि हमको सबको जोड़कर आगे बढ़ना है। क्या इसे एक परिवर्तन के तौर पर आप नहीं देखते हैं? 2, तीसरा, उन्होंने युवा पीढ़ी जो नई है उसको ये अवगत कराने की बात अपने कार्यकर्ताओं से की है कि पहले की सरकारें कैसे काम करती थी और जो सुशासन हमने दिया है उस अंतर को नई पीढ़ी को जानना चाहिए। ये काम भाजपा के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। 3 विषयों पर प्रधानमंत्री ने दृष्टि दी, बात होनी चाहिए ना इस पर। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी मुद्दा ऐसा बताया कि वो कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएं और उनसे कहें कि 9 साल से हम सरकार में हैं, हमारी सरकार ने 1, 2, 3, 4, 5 उपलब्धियां हासिल की है, इसकी वजह से लोगों को हमारे साथ आना चाहिए? मेरी जानकारी में नहीं आया, आपकी जानकारी में आया तो आया हो। चुनाव इस बात पर नहीं लड़े जाते कि 9 साल पहले एक सरकार थी, वो गलत तरीके से काम करती थी। जब आप तीसरी बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी उपलब्धियों के आधार पर लड़ते हैं। एक भी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताई, न मोदी जी ने, न अमित शाह जी ने। संजय श्रीवास्तव जी ने जरूर 1-2 बताई, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं बताई। तो 18 साल का कार्यकर्ता के पास जाकर आप क्या बताएंगे कि हम क्या भिन्न तरीके से काम करते हैं, क्या नया कर लिया हमने? मुझे लगता है कि इस मामले में ये केवल एक, जिसको कहते हैं, रिटोरिक पैदा करने की कोशिश है। एक बार बार एक ही बात को कि मोदी 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 करके एक सिंगल हैंडेड, एक अलग तरीके का कैंपेन करने की बात है। और जहां तक सूफी बात की बात है वो तो छोड़िए, ये सब केरल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अभी उनको प्रभु यीशु मसीह भी याद आने वाले हैं, अभी उनको सूफी परंपरा भी याद आ गई है, लेकिन उनका जो बुनियादी एजेंडा, अभी उनको पसमंदा मुसलमान भी याद आ गए हैं,
लेकिन बिहार में उनको रामचरितमानस याद आ रही है और उसी को वो इस देश को संस्कारित करने वाले ग्रंथ के रूप में दूसरे तरीके का उन्माद वहां पर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये तो पीस मिल में की जाने वाली बात है। असल में वो किस तरीके के भारत को ढालना चाहते हैं, इस बारे में उनका कोई ब्लू है। तो कुल मिला के बादल जी निराश है। उन्हें लगता है कि एक 8 साल 9 साल सरकार का नेतृत्व करने वाले शख्स को जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी वैसी बात तो नहीं हुई। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि अपनी उपलब्धि बताओ, पर कौन सी उपलब्धि बताएं, इसके संदर्भ में तो कुछ आया नहीं, कोई है भी नहीं, ऐसा भी उनका कहना है। अब इसका उत्तर तो मुझे संजय श्रीवास्तव जी से मिलेगा, लेकिन थोड़े अंतराल के बाद। मेरे साथ में प्रेम कुमार जी, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तटस्थ पत्रकार के तौर पर छवि रखते हैं। हमारे पैनल के अंतर्गत संजय श्रीवास्तव को पैरवी करनी थी, प्रताप भानु जी को आलोचना करनी थी, बादल जी का अपना एक नजरिया रहता है, उससे हम वाकिफ है। तो प्रेम कुमार जी, आप वाकई मानते हैं कि ये कार्य समिति की बैठक कोई संदेश दे पाने में नाकामयाब रही, या जो संदेश देना था वो दे दिया गया? मोदी हैं और मोदी रहेंगे कार्य समिति से जाहिर हुआ। एक रोड शो हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी कुछ देर के लिए दिखाई दिए सड़क पर और उनके आभा मंडल का एहसास देश को कराने की चेष्टा की। उन्होंने आखिरी भाषण दिया, उस भाषण के माध्यम से बताने की चेष्टा की कि अब आपको किस दिशा में जाना है। जेपी नड्डा को कार्यकाल दिया गया है, 1.5 साल के लिए दिया गया है, लोकसभा चुनाव तक दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी आप? जी हिमांशु जी, देखिए ये जो बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च एक तरह से बैठक है और नए साल के आगाज पर हुई है। तो एक चीज समझिए कि संदेश जा रहा है कि सरकार केंद्रित पार्टी चल रही है, सरकार का नेतृत्व करने वाले पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, ये मैसेज जा रहा है। और आमतौर पर सत्ता में जाने के बाद ऐसा होता है, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा हुआ है और अब भी हो रहा है। पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। ऐसा इसलिए कि देखिए जेपी नड्डा जी, जिनके की 2 गृह प्रदेश आप बोल सकते हैं, एक हिमाचल प्रदेश जो कि उनका गृह प्रदेश है और दूसरा जहां वो पले बढ़े पढ़ाई की बिहार। इन दोनों प्रदेशों से उनकी सरकार चली गई। एक जगह वो जाकर के क्षेत्रीय दल के बारे में ऐसी टिप्पणी कर गए जिसके बाद नीतीश कुमार जी ने उनका साथ छोड़ दिया और दूसरी जगह चुनाव में पार्टी से के हाथ से सरकार निकल गई। ये बात जरूर होती है कि बहुत मामूली फर्क है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन ये बात भी है कि देखिए पहले तो फर्क बड़ा था बीजेपी के पक्ष में, अब जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस पक्ष को बढ़त को मिटाते हुए थोड़ी सी बढ़त मिली है। तो ये होना चाहिए, देखा जाना चाहिए, लेकिन देखा नहीं गया और उनको एक्सटेंशन मिला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ रोड मैप नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप दिया है और वो रोड मैप दिया है कि जैसे अब फिल्मों का इस तरीके से बहिष्कार नहीं होगा, जैसे मुसलमानों की आलोचना कम कीजिए, बंद कीजिए, इस तरह के साथ साथ और हर चुनाव को जीतना है। ये जो है एक रणनीतिक बयान है और रणनीतिक बयान इसलिए भी कि देखिए वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता आए दिन हर दिन टेलीविजन चैनल पर कोई मौका नहीं मिलता है जब वो मुसलमानों को नहीं कोसते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को मत कोसिए। तो ये 5 साल का फर्क है, ये 1 साल बाकी है, चुनाव वर्ष है, तो ये 5 साल में ये तब्दीली हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है ये सोचने की जरूरत है। क्यों मुसलमानों को जोड़ने की जरूरत नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को अब आ रही, जबकि आए दिन वो कोसते हैं पसमंदा मुसलमानों को खास तौर से रणनीति बना करके जोड़ा जा रहा है। तो ये चीजें। दूसरी बात है कि फिल्म को लेकर के, अब फिल्म भाई पठान तो ऑलरेडी हिट होनी तय हो चुकी है। जब तय हो चुकी है, दुनिया में ओटीटी पर वो हिट हो रही है, तो ऐसा है कि हवा का रुख जो है जिधर चल रहा है उसी ओर रुख कर लिया जाए, अन्यथा एक्सपोज हो जाएंगे। इस डर से तो नहीं कहा गया कि पठान को भी कोई अब विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें है, यानी जो हवा का रुख पार्टी। मैं प्रेम वाली थोड़ा सा आपको रोकूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे प्रताप भानु जी खारिज कर दे रहे हैं कि ये सब घबराए हुए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बादल जी ने अपनी निराशा बौद्धिक स्तर पर जाहिर की कि देश की गंभीर या दुनिया की गंभीर विषयों पर तो कोई बातचीत हुई नहीं। पर मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि क्या आप इस बात के लिए भाजपा की और नरेंद्र मोदी की सराहना नहीं करेंगे
कि वो जमीनी हकीकतों से कटते नहीं है। उन्होंने ये बताने की चेष्टा की हमें इसके संदर्भ में कि देखो 1998 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और हम आत्मविश्वास में थे कि हम सरकार में आ रहे हैं, पर दिग्विजय सिंह ने जीत हासिल की और हम शिकस्त खा गए। दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है कांग्रेस में भाजपा के द्वारा, पर वो उनकी उस उपलब्धि को साझा करने से चूके नहीं। उन्होंने अपनी सरकारों की राजस्थान और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो 2018 में पराजय हुई उसका कारण भी अति आत्मविश्वास को बताया। इधर हमारे प्रताप भानु जी ये कह रहे हैं भाजपा की हालत बहुत खराब है, चुनाव एक तरफा भाजपा जीतती जा रही है, हिमाचल जैसा अपवाद हो गया तो प्रताप भानु जी को लगा कि पूरा देश जीत लिया। क्या कहेंगे आप? 303 सीटें होने के बाद भी देश में वो आज भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आज भी 2024 की तैयारी अभी से कर रहे हैं कि इस रीति नीति के तहत अपने आप को न केवल काबिज रखा जाए बल्कि आगे बढ़ा जाए। उसके संदर्भ में आप स्वयं बता रहे हैं क्या वो मुसलमानों के संदर्भ में ऐसा बोलने की बात कर रहे हैं, अन्य लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या आप नहीं मानते हैं कि और राजनीतिक दल बहुत पीछे हो गए हैं इनकी रणनीति, इनकी दृष्टि के मुकाबले? देखिए, सफलता जो है करती है किसकी रणनीति सक्सेसफुल है और किसकी रणनीति सक्सेसफुल नहीं है। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सक्सेसफुल मानी जा रही है और है, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट बेटर है विपक्ष के मुकाबले। लेकिन ये वर्ष जो है 9 प्रदेशों में चुनाव वाला वर्ष है। ये प्रदेश, ये जो साल है, इस बात को डिसाइड करेगा कि रणनीति किसकी सक्सेसफुल है और किसकी नहीं है। और इसकी तैयारी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनवरी के पहले पखवाड़े खत्म होते होते शुरू कर दी है और दिखा दिया है, बता दिया, और प्रायोरिटी पर पूरी तरह से कि चुनाव कैसे जीते, भाई समीकरण कैसे बनाए, मुसलमानों को कैसे जीते, रणनीति कैसे बदले, हर स्टेट को कैसे जीते, ये उन्होंने रख दिया। पार्टी का अध्यक्ष डेमोक्रेटिक ढंग से होगा कि नहीं होगा, ये उनके लिए सेकेंडरी थिंग है और प्रायोरिटी पर है। जैसे सरकार वो चला रहे हैं, विजन वो जानते हैं कि हमारे पास है, हमारे पास विजन है तो पार्टी के पास भी चला जाएगा। पार्टी संगठन के प्रमुख की ऐसी भूमिका हो जरूरी नहीं है, ये बात साबित वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से रणनीति के मामले में अभी सक्सेस पाते हुए विपक्ष से 2 कदम आगे है। लेकिन जैसे आज भी चुनाव की घोषणा हुई है, 3 प्रदेशों में चुनाव होना है तो अधिक समय नहीं लगेगा। अगर 3 प्रदेश में 1 प्रदेश या 2 प्रदेश बीजेपी से छीन ले विपक्ष, तब ये माना जाएगा कि बीजेपी की रणनीति फेल हो रही है। जैसे पिछले चुनाव में 1 प्रदेश कांग्रेस ने छीन कर दिखाया, क्या इन 3 प्रदेशों में एक भी कांग्रेस जीत सकती है? त्रिपुरा में जीत सकती है, ये सवाल है। प्रेम कुमार जी सीधे तौर पर बता रहे हैं कि विपक्ष को अपनी हैसियत का पता बहुत जल्द चलने वाला है, क्योंकि आज ही चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। पर मैं इस चर्चा को विस्तार देने के लिए संजय श्रीवास्तव जी के पास आना चाहता हूँ। तो संजय जी, आपने आलोचना के स्तर को सुना होगा। 2 स्तरों पर लोगों की नाराजगी है। एक तो ये कि किसी समय विचारवान पार्टी कहलाने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता लोभी राजनीतिक दल बन के रह गया है। कुल मिलाकर अब आप सब एक साथ बैठते हैं, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठते हैं, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री बैठते हैं, 35 केंद्रीय मंत्री बैठते हैं, कुल 350 देश के शीर्षस्थ नेता बैठते हैं और बात किस पे करते हैं? देश के आम आदमी के संदर्भ में कोई बात नहीं करते हैं, सीमा के संदर्भ में आ रही चुनौतियों पर कोई बात नहीं करते हैं, दुनिया की आर्थिक या राजनीतिक स्थितियों पर कोई बात करते हुए देश को संदेश नहीं देते। संदेश क्या है? केवल एक, चुनाव आ रहा है, चुनाव जीतना है, प्रदेश का भी जीतना है, देश का भी जीतना है, जैसे भी हो बस जीतना है। इतना दिवालियापन, इतना सत्ता का लोभ, ये सवाल लोगों के जहन में आता है। कुछ कहेंगे? एक। दूसरा, बादल जी इस बात को लेकर बहुत अचंभित है। लोगों के पास जाने का आह्वान तो कर लिया कार्यकर्ताओं को, पर जाएंगे क्या लेकर? उपलब्धियों के नाम पे तो कुछ बताया नहीं। ये कहना बादल जी का था। बादल जी की जिज्ञासा का समाधान अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाया। हमारे पास तो संजय श्रीवास्तव जी हैं, शायद वही कुछ समाधान कर दें। तो इन दोनों विषयों पर आपसे दृष्टि मिले संजय जी। बिल्कुल हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दरअसल समाधान का विषय नहीं है, विषय है समझने का। और माननीय मोदी जी के कार्यकाल जो 8 वर्ष 9 वर्ष हो रहे हैं, आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सभी दलों के जो वरिष्ठ नेताओं से लेकर सभी दलों के अंदर में वैचारिक संक्रमण हो गया है। दरअसल देश की आजादी के बाद से एक लंबे समय तक कांग्रेस ने, वामपंथियों ने अपनी सरकारें बेहिचक चलाई। किसी प्रकार का कोई, मैं तो यही कहता हूं कि
विकल्प नहीं था, कुछ चुनौतियां नहीं थी, इसलिए जिस दिशा में चलते गए चलते चले गए। लेकिन अब एक नई दिशा में, जैसा मैंने पहले सेगमेंट में भी कहा, कि एक नए तरीके से नई दिशा में और सभी वर्गों को साथ कर, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने चारों तरफ जो अपने कामों को बढ़ाया है, इससे निश्चित रूप से संक्रमण होना है और वैचारिक संक्रमण स्पष्ट रूप से दिखाई देता भी है। अभी कांग्रेस के नेता सम्माननीय भानु प्रताप जी कह रहे थे, वो तो मुझे लग रहा है कि ज्योतिष केंद्र खोल लिए कांग्रेस के लोगों ने, या वो 9 राज्यों में कुछ होना ही नहीं है, आना ही नहीं है, चुनाव जीत ही नहीं सकते। ये अलग बात है, परिणाम जब आता है तो 80% चुनाव हम जीत जाते हैं और कांग्रेस का सफाया होते हुए चला जाता है। खैर, ये उनकी तकलीफ है, इससे मुझे कहीं कोई बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि 5 वर्ष एक सरकार चलती है, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, 4 वर्ष सरकार काम करती है और 5वें वर्ष में उसकी प्राथमिकता थोड़ी बदलती है। जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि नई चुनावों की ही बात होती रहती है कि हमेशा चुनाव जीतना है, मैं ये मानता हूं कि भारत देश का जो नागरिक है, भारत देश का जो मतदाता है, वो इतना मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर हो, कि वो गलत निर्णय करे। क्योंकि सरकारें हमने भी खोई हैं, तब हम पर हमले होते थे कि आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ की सरकार हमने खोया तो हम पर बहुत सारे प्रश्न हुए। ये अलग बात है कि हम 15 वर्ष सरकार में रहे। तो मतदाता देखकर इन सब चीजों पर मोहर लगाता है, तो उसको स्वीकार करने की भी आदत होनी चाहिए। और खासकर कांग्रेस के नेताओं को होना चाहिए कि हाँ, हमने 50 साल किया, अब हमारे में स्थिति नहीं है, कहीं न कहीं दूसरी बेहतर सरकारें काम कर रही हैं, इस कारण वो आज जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। वही स्थिति वामपंथी की, वामपंथी समय समय तक काम करते रहे, उनकी सरकारें बनती रही, लेकिन अब दूसरी सरकारें काम कर रही क्योंकि वो उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये स्वीकार करने की आदत लोकतंत्र के अंदर में होना चाहिए। जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे तो इतने हैं कि मुझे लगता है कि एक लंबी फेहरिस्त है। मैं कहां से प्रारंभ करूं और कहां समाप्त करूं, मुझे लगता नहीं कि मैं कहां से प्रारंभ करूं। अनेक प्रकार की, मैंने जो पहले सेगमेंट में भी कहा कि जो छवि हमारी खराब की जाती थी कि व्यापारियों की पार्टी है, या फिर कहां से प्रारंभ करें, विनम्रता के साथ आप वहां से प्रारंभ कीजिए कि 8 साल 9 साल से आपकी यशस्वी सरकार है, फिर भी आपकी सरकार इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए बाध्य है। मतलब आपकी यशस्वी सरकार होते हुए भी इस देश में 80 करोड़ लोग इस हैसियत में नहीं है, इस सामर्थ्य में नहीं है कि स्वयं के मेहनत से 2 जून का पेट भी भर सकें। इसके संदर्भ में बताइए, आप क्या आपने काम किया देश में जिसके चलते 80 करोड़ लोगों को आप खुद मानते हैं इस लायक नहीं है कि वो कमा के खा सकें, इसलिए आपको खैरात देनी पड़ेगी, मुफ्त में राशन देना पड़ेगा और उसके पोस्टर लगा के बताना पड़ेगा कि हम पिछले 2 साल 3 साल से मुफ्त में देखो राशन दे रहे हैं। बताइए ना आप। सवाल बड़ा प्रासंगिक है आपका और बड़ा प्रश्न है। इस पर केवल मोदी जी की सरकार ही नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि 8 साल के पहले जिन्होंने 58-60 वर्षों तक इस देश के अंदर राज किया, उन पर उनको भी सोचने की आवश्यकता है। लेकिन मैं 58 साल में तो देश को बर्बाद कर दिया, वो तो आप देश को समझा चुके। 8 साल में आपने क्या आबाद किया? कम से कम इतनी आबाद कर देते कि 80 करोड़ थे, अब 60 करोड़ लोगों को मिलेगा, 20 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव आ गया, उन्हें जरूरत नहीं है। थोड़ा संजय जी इसके विषय में कहिए ना, आप जैसा विद्वान प्रवक्ता आज हमारे साथ है, थोड़ा बताइए ना अपनी उपलब्धि में। 8 साल में कुछ तो आंकड़ा सुधरा होता, 80 करोड़ से 70 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ आया होता तो लगता बात बदल रही है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है। आंकड़े तो ये आ रहे हैं, जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हो जा रहे हैं, गरीब है वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं। यही तो पहले भी होता था, तो आपके आने के बाद क्या बदला? आंकड़ों का विषय आंकड़ों का नहीं है। देखिए, ये जो 80 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिसका फिगर आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये बीपीएल परिवार के अंतर्गत है, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड के दौरान ये जो स्थिति सामने आई है, उसमें सभी प्रकार के जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन 80 करोड़ लोगों को चिन्हित करके ये राशन दिया जा रहा है। और संविधान में भी ये उल्लेख है, ये विषय है कि कम से कम पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी राजा के राज्य के अंदर में कोई व्यक्ति भूखा न मरे, इसकी चिंता सबसे पहले राजा को करना चाहिए और राज्य के प्रमुख को करना चाहिए। तो ये माननीय मोदी जी ने किया है। ठीक है, गरीब है, मध्यम वर्गीय है, कौन उस कैटेगरी में है, लेकिन हाँ, इस विपरीत समय में 80 करोड़ परिवार को राशन मिले, इसकी एक कार्य योजना बनी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इसके पहले इस तरह की कोई स्थिति बनी है। देश के अंदर में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर अन्य जो है, जो हमारी प्रधानमंत्री, यदि मैं उज्ज्वला गैस की बात करूं या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैंने कहा ना, आपने कहा कि नहीं, आप बताइए मुझे, इतनी सारी योजनाएं हैं
कि जिन योजनाओं की बात करें, आप स्वास्थ्य योजनाओं की मैं बात करूं, आप 10,000, 20,000, 25,000 की योजना लेकर 50-58 सालों में लेकर आए। क्या माननीय मोदी जी ने जिस योजना को आयुष्मान भारत को लेकर आया कि एक परिवार को यदि हम 5 लाख की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, स्वास्थ्य की कोई छोटी मोटी चीज है क्या? उसका लाभ तो हर एक व्यक्ति उठा रहा है, हर एक गरीब परिवार उठा रहा है। क्या तो संजय जी बता रहे हैं ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य के संदर्भ में 5 लाख की आयुष्मान योजना के अंतर्गत गारंटी मिली, छोटी बात है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के स्तर पर हर व्यक्ति को पक्की छत मिलने के संदर्भ में क्या देश में काम नहीं हो रहा? काम और भी क्षेत्रों में हो रहा है। स्वच्छता अभियान को लेकर भी सरकार में काम है, कामों की एक लंबी फेरिस्त है, लेकिन इसके साथ में चुनौतियों को लेकर भी बात है। और मैं प्रताप भानु जी के पास वापस आना चाहूंगा। प्रताप भानु जी, भाजपा को कोसने से कांग्रेस की बात बन जाएगी क्या? आप वाकई एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ होने के नाते इस बात की जरूरत नहीं समझते कि अंतर कितना बड़ा हो गया? गुजरात में चुनाव था, राहुल गांधी की यात्रा उसके दाएं से निकल गई, नतीजा कांग्रेस का पता भी नहीं चला। गुजरात में, जिस गुजरात में 5 साल पहले कांग्रेस में बड़ी चुनौती थी, उस गुजरात में पानी तक नहीं मांगी कांग्रेस। भाजपा की अभी भी तैयारी देखिए, 1.25 साल है चुनाव में, एक एक कार्यकर्ता को काम पे लगाने की बात कही जा रही है। जिला स्तर पर सम्मेलन कीजिए, हर कार्यकर्ता को एड्रेस कीजिए, 72,000 बूथ जो कमजोर है उन्हें पकड़िए, 160 लोकसभा सीटें जिन्हें हम नहीं जीत पाए उन पर केंद्रीय मंत्रियों को दौड़ा दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि हर दिन जो गुजर रहा है, आपका और सत्ता का अंतर और बढ़ता जा रहा है? भाजपा जिसने एक समय नारा दिया था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उनके विचारवान लोग क्या करते थे, देश में राज आ गया। अब आपके आंकड़े को तोड़ना है। कांग्रेस के इतिहास में दिखता है कि 415 सीटें राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984-85 में हासिल की थी। भाजपा भी 303 तक पहुंची है। इसलिए बादल जी बता रहे हैं पसमंदा मुसलमानों की बात की जा रही है, बाकी लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है। समझ पा रहे हैं आप? 303 से आंकड़ा अब 415 को पार करने का है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, कैसे? देखिए डॉक्टर साहब, हिमांशु जी, अब वो बात तो दूर की हो गई कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। अब हो गई है जो मोदी हित की बात करेगा वो भाजपा पे राज करेगा। अब ये फार्मूला बदल गया है इनका। और जो 2 दिन की इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें यही है जय जयकार हुई। जैसा सरोज बादल जी ने कहा, प्रेम कुमार जी ने कहा, राष्ट्र के इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले देश से वायदा किया था। क्या हुआ? भानु जी, आपके देश के संदर्भ में ज्वलंत मुद्दे उस पर बात नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा ना कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के नेताओं के बीच में, जैसे बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया वैसे ही हमें धरती बचाओ अभियान शुरू करना चाहिए। ये क्या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर या देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है? जितने मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं क्या वो सारी धरती बचाओ, धरती अगर बच गई तो सब कुछ बच गया? आपको नहीं लगता कितना व्यापक दृष्टिकोण है? आप उस दृष्टिकोण को समझने को तैयार नहीं है प्रताप भानु जी। केवल इसलिए समझने के लिए नहीं है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई थी, तो नरेंद्र मोदी कुछ कहें और आप समझे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर जो राष्ट्र का मुखिया होता है और जो जिन वायदों पे अच्छे दिन लाएंगे, काला धन आएगा, अब की बार डीजल पेट्रोल 100 के पार, ये सब बातें जनता के जहन में है। तुमने करा क्या है इन सब बातों के लिए? आप देश के मुखिया हो, देश की जनता के प्रति जवाबदेह हो, खुद कहते हो कि हम चौकीदार हैं, जनता मालिक है। अब चौकीदार यदि मालिक बनने की कोशिश करेगा, जनता का ध्यान नहीं रखेगा, तो प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये कांग्रेस का कर्तव्य है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, राहुल गांधी का कर्तव्य है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का कर्तव्य है कि इन मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करें। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, और देश आज किस कगार पर पहुंच गया है, अंदरूनी मामले हमारे कहां से कहां पहुंच गए, परंतु वो अपने डिंडोरा पीटने से, झूठ बोलने से, झूठे वक्तव्य प्रेस में देने से, मीडिया में देने से आज भी इनके नेता परहेज नहीं कर रहे हैं। ये आज यदि हम नहीं समझाएंगे तो आप नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? इसलिए हमें आपको बताना पड़ेगा। जब डिबेट आप रखोगे तो सच्चाई तो जनता के सामने आना चाहिए। ये तिल का ताड़ करने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता धरातल पर देखिए आज हम कहां से कहां 80 करोड़ लोगों को आज भी हम भोजन दे रहे हैं।
आत्मनिर्भर भारत कहां से हो गया? 140 करोड़ में यदि 80 करोड़ लोगों को आप घर बैठे फीड कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत का आप दावा नहीं कर सकते। आप झूठी बातें, झूठे नारे गढ़ने की बात खत्म करिए। अब उनको पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। मनरेगा जैसी इस योजनाओं को गांव गांव तक बेहतर रूप में आपको चलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आत्मनिर्भर भारत बनेगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं, आप हैं किसकी तरफ, भाजपा की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ है? आप बता रहे हैं कि देखिए ये आपको करना पड़ेगा। मतलब आपकी इच्छा क्या है? भाजपा बनी रहे सत्ता में, नरेंद्र मोदी बने रहे सत्ता में, इसलिए आप नुस्खे बता रहे हैं कि देखो आप ये और कर लो। वाकई ऐसा है प्रताप भानु जी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे तो वो उसको उल्टा करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं ये करना तो हमको ही है। मनरेगा हमारी स्कीम है, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस की देन है। अब प्रताप भानु जी को कहीं ना कहीं लग रहा है या मेरे से गलती हो गई, या मैंने तो नुस्खा बता दिया कैसे जो है मामला और अच्छा हो जाएगा। तो प्रताप भानु जी का नहीं, इसे हम ही करेंगे। लेकिन बहरहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बादल जी हमारे साथ में है। बादल जी बोल रहे थे कि कोई दृष्टि नहीं है, पर 2 दृष्टि के संदर्भ में तो बात हुई। धरती बचाने के संदर्भ में बात कही देश के प्रधानमंत्री ने, कृत्रिम खाद के संदर्भ में रोक लगाने को लेकर बात कही, सूफी के संदर्भ में तो आपने बात खत्म कर दी। पर इन चिंताओं को लेकर अगर देश का प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल की बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहा है, तो इस संवेदनशीलता को आप सराहेंगे नहीं बादल जी? या इसमें भी आप कुछ और देख पा रहे हैं जो शायद हम नहीं देख पाए? देखिए, घर में आग लगी है और हम मिसिसिपी नदी के जल स्तर के बारे में बात करेंगे तो बात तो निश्चित रूप से रोचक होगी, प्रेरक होगी, लेकिन सामयिकता का सवाल है, प्राथमिकता का प्रश्न है। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, देखिए अभी आप एक पूरा का पूरा प्रोफाइल दिखा रहे थे कि पहले अध्यक्ष अटल जी बने, उसके बाद ये बने, उसके बाद वो बने। आप इन सारी वर्किंग कमेटीज की मीटिंग का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पेश किया जाता है, एक इकोनॉमिक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है, एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसमें अगर वो पार्टी सत्तारूढ़ होती है तो सत्ता पार्टी द्वारा की गई उपलब्धियों की सराहना की जाती है, और एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की सारी केंद्रीय कार्यकारिणियों की बैठकों के बाद इस तरीके के रेजोल्यूशंस आते हैं। मेरी चिंता यह है कि जो होता है वो लिखे में होता है। आप जो करने वाले होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी इस बात से तय नहीं होती कि आपने भाषण में क्या बोला, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने बाद आप ये बोल दें कि वो तो एक जुमला था। वो लिखे में होता है कि हमने ये कामयाबियां हासिल की है और वो ये हम लोगों से छूट गया है जो आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। हम एक तटस्थ राजनीतिक विद्यार्थी के नाते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आउटकम को इस तरीके से देखते हैं, जिस मामले में ये कार्यकारिणी केवल सिर्फ चुनाव केंद्रित थी, जिसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। बादल जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और एक ऐसी बात कही है जिसका जवाब भाजपा से लेना ही चाहिए। मैं प्रेम कुमार जी की अनुमति से एक बार संजय श्रीवास्तव जी को बीच में जोड़ना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं। तकरीबन 3 दशक का समय आपको भी संजय जी हो गया भाजपा में। जिस बात की और बादल सरोज स्पष्ट शब्दों में इशारा कर रहे नहीं बल्कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कैसी कार्यकारिणी जिसमें ना कोई राजनीतिक प्रस्ताव है, ना कोई आर्थिक प्रस्ताव है। क्या बना दिया आपने पार्टी को सत्ता में रहने के दौरान? आपकी अपनी पार्टी में यह परंपरा रही, आपके शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा ये प्रस्ताव रखे जाते थे, पूरा देश उन्हें गंभीरता से लेता था। अब आपके पास कहने और बताने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए आपने इसे भी छोड़ दिया। देखिए हिमांशु जी, ऐसा नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की, कम से कम एकमात्र दल ऐसा तो है जिसकी कार्यकारिणी की बैठकों की चर्चा हो रही है और सबको इसकी जानकारी है। अन्य दलों के अंदर में तो ऐसी कार्यकारिणी और कौन से प्रस्ताव और कहां प्रस्ताव हो, तो एक पन्ने का प्रस्ताव होता था कांग्रेस में कि गांधी गांधी गांधी, और गांधी को भी नेता मानना है। राहुल गांधी ने जो कहा, प्रियंका ने जो कहा, तो कम से कम गांधी 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 इतना तो होता था ना। आपने तो इतना भी छोड़ दिया, अटल आडवाणी को छोड़ दिया, दीनदयाल को छोड़ दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रहा भाई। इन्होंने कम से कम गांधी 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 3 शब्द तो रखे थे, आप तो वो भी छोड़ दिए। इसी बात को लेकर तो बादल जी परेशान है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो एक स्वाभाविक चिंता है सभी पैनलिस्ट की यहाँ पर कि बीजेपी की और बेहतर तरीके से काम करे, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूँ। आज के चर्चा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई है, यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें, सभी बैठकों के अंदर में, मैंने कहा पहले भी, सभी बैठकों में आर्थिक प्रस्ताव भी आते हैं,
जो देश और दुनिया के अंदर में जो वर्तमान परिस्थिति उस पर भी चर्चा होती है, राजनीतिक प्रस्ताव होती है, सभी प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। ऐसा नहीं है किसी कार्यकारिणी के अंदर में, मान लीजिए, तो हम मोदी जी के संबोधन और उद्बोधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 वर्षों के अंदर में एक बार ऐसा होता है कि 4 वर्ष तक हम सरकार के अंदर में, जब जिस वर्ष चुनावी वर्ष होता है उसमें हम फोकस करते हैं और उस बैठकों के अंदर में चुनावी यदि चर्चा होती है, क्रम से चर्चा होती है कि हमको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको फोकस करके माननीय मोदी जी का जो विषय जो बाहर आया है, जो उनका भाषण बाहर आया, उस पर आज कमोबेश यही चर्चा लगभग आज बात हो रही है। कुल मिला के संजय श्रीवास्तव जी का कहने का आशय ये है, अगर हम समझ पाए, कि देखो भाई, हम लोग तो ये बात कह नहीं सकते, ये सब क्यों नहीं हो रहा है। बादल जी का धन्यवाद, कम से कम यहाँ पे कह दिया है, सही जगह तक बात पहुंच जाए तो अगली कार्यकारिणी में शायद इस प्रकार के प्रस्ताव वापस हिस्सा बन जाए। तो प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं, भाजपा में कुछ अनायास नहीं होता, सब कुछ सायास होता है। प्रेम कुमार जी, कोई प्रस्ताव नहीं, पहले दिन अध्यक्ष जी का भाषण और आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी के भाषण, केवल इतना बताने की कोशिश भाजपा के प्रवक्ताओं या नेताओं ने की, चाहे वो रविशंकर प्रसाद आए, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस आए। प्रस्तावों से परहेज। हिमांशु जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बदली है पहले के मुकाबले, और इसका थिंक टैंक भी कुछ लोगों पर डिपेंड करने लगा है और ये अब दिखने लगा है। लेकिन इसके बावजूद जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि चुनाव नतीजे जो हैं वो उनकी रणनीति को सही साबित करते हैं और उन पर क्वेश्चन खड़ा होने नहीं देते हैं, तो ये चुनाव ही है जो उनको ये करने दे रहा है। पार्टी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रही है, पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका भी कमतर हो रही है, उन सांगठनिक चुनाव जो है वो नजरअंदाज किए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सफलता उनके कदमों को चूम रही है। तो अब इसी मायने में 2023 में क्या ये सफलता का ग्राफ बना रहेगा, और इसके लिए पूरा फोकस आज मोदी और शाह जी का है कि इस ज्यादा से ज्यादा जो है एक एक चुनाव जीते जाएं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष अगर इस बार के चुनाव में पहले चरण में ही जो 3 चुनाव होने जा रहे 3 प्रदेशों में 2 जीत ले, 1 जीत ले, अगर उस सिलसिला को बरकरार रखे जो हिमाचल वाला था, तो फिर ये साल आते आते पार्टी के भीतर से वो मांग कि राजनीतिक प्रस्ताव होने चाहिए, हमारे काम का व्हाइट पेपर आना चाहिए, जनता के बीच काम लेकर जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं सिर चढ़कर बोलने लगेगी। लेकिन अगर मैं एक बार जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा एक अनुभवी राजनीतिक दल हो गया है? भाजपा के नेता एक अनुभवी व्यक्ति के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, दूसरे के गुनाह को देखकर या दूसरे की गलतियों से आदमी सीखता है। अब बादल सरोज जी सवाल जो कर रहे हैं कि वो पर्चे कहाँ हैं, राजनीतिक प्रस्ताव कहाँ है, आर्थिक प्रस्ताव कहाँ है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां की बैठक होती है तो उसमें ये सारे प्रस्ताव होते हैं, पर चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी अब कहीं नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी भी कई प्रस्तावों पर बात करती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं कहीं रह पाती है। तो भाजपा को समझ में आ गया है, मामला प्रस्तावों से नहीं बनता, मामला केवल वोटों से बनता है। वोट अगर मिलते हैं तो ही काम बनता है एक राजनीतिक दल के लिए। इसलिए भाजपा अब केवल वोटों की चिंता करती है और वोटर कैसे दे इसकी चिंता करती है। बाकी राजनीतिक दल बहुत पिछड़ गए भाजपा की समझ के मुकाबले। क्या कहते हैं? आप सही बता रहे हैं, सफलता के इर्द गिर्द ही सारी चीजें तय होने लगी हैं। अब बताइए ना, जिस सांगठनिक चुनाव को लेकर आए दिन रोज कांग्रेस पर हमला होता था, भारतीय जनता पार्टी रोज पूछती थी कि तुम्हारा अध्यक्ष कहाँ है, तुम्हारा चुनाव नहीं हो रहा है, और आज वही भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी को बगैर चुनाव के एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए चली जा रही है, हार और के बावजूद दिए जा रही है। जबकि हार का जिम्मा आप देख रहे हैं, गुजरात में मोदी जी की वजह से जीत हुई और हिमाचल में नड्डा जी की वजह से हार हुई। इस तरह की चीजें आने के बावजूद उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो इसका कारण चुनावी सफलता ही है। इसी कारण मुद्दों मैं एक बार रोकना चाहूंगा, थोड़ा हम जाति नहीं कर रहे नड्डा जी के साथ। आपने कहा कि 2022 में जो चुनाव हुआ गुजरात में, उसकी जीत का श्रेय मोदी जी को, और हार नड्डा जी की हिमाचल में। हिमाचल में तो मोदी जी ने सीधे तौर पे कहा था किसी को मत देखो, मुझे देखकर वोट दो। इसके बावजूद भी लोग ने वोट जो है प्रताप भानु शर्मा जी की पार्टी को दे दिया। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने उस हार की जिम्मेदारी खुद ग्रहण की, जेपी नड्डा जी को दोषी नहीं माना,
इसलिए उन्हें अध्यक्ष पद पर बनाए रखा। इतनी उदारता के बावजूद भी हम लोग नड्डा जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा निर्मम नहीं हो गए प्रेम जी? ये तो उदारता है। उन्होंने माना कि ये इसके लिए अगर जिम्मेदारी है हार के संदर्भ में तो मेरी होगी, उन्होंने कहा था मुझे देख के वोट दो। तो इसीलिए जेपी नड्डा जी के संदर्भ में कोई नकारात्मक फैसला नहीं लिया गया, बल्कि ऐसा सकारात्मक फैसला लिया गया। आप इसके लिए सराहना नहीं करना चाहेंगे? आप जैसा सुधीर पत्रकार इस बात को कहने में हिचकिचा रहा है। बोलने के तरीके में ही सिर्फ फर्क है। वो है कि हम नहीं बोलने जा रहे थे या हमने कभी नहीं बोला, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोलते रहे कि हिमाचल में जो हुआ है, जेपी नड्डा जी खुद बोलते रहे कि हम उस चुनाव प्रचार में लगे रहे, और कहीं ये नहीं कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी की हार हुई हिमाचल में। ऐसा कुछ बीजेपी ने कभी नहीं कहा। ना अभी इस बैठक में कहा गया है कि वो हार की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए जेपी नड्डा जी को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन गुजरात की जिम्मेदारी जिस तरीके से जीत की ली जाती है, उस तरीके से कौन आया है बोलिए? नरेंद्र मोदी जी तो प्रेम जी का यह कहना है कि भाई जीत के लिए तो तमाम लोग हिस्सेदार हो जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जीत का श्रेय केवल नरेंद्र मोदी को देती है, लेकिन हार के संदर्भ में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हारे और ठीक ठाक तरीके से हारे, छत्तीसगढ़ में तो बहुत बुरी तरीके से हारे, पर उसके लिए भी जिम्मेदार किसी नेता को नहीं ठहराया गया, कार्यकर्ताओं को ठहरा दिया गया। बोले अति आत्मविश्वास ने हरा दिया। संजय जी, आखिरी टिप्पणी आपके गृह राज्य के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बयान को लेकर, ये जो आप लोग हैं ना, आप लोगों का आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही ऊंचा था, इसलिए शिकस्त मिली, इस नतीजे पे पार्टी पहुंची। क्या कहते हैं आप? 9 के 9 जीत रहे हैं, इसको आत्मविश्वास में रखें या अति आत्मविश्वास में रखें, जिससे बचने की सलाह प्रधानमंत्री जी ने दी है? देखिए हिमांशु जी, निश्चित रूप से अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, लेकिन पुराने जो हमारे जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा रहा है, उसके आधार पर हमें ये इतना आत्मविश्वास तो है कि हम आने वाले चुनाव में, अधिकांश चुनाव, हम सब चुनावों को हमको जीतना एक लक्ष्य दिया गया है कि सभी राज्यों को। अब आप थोड़ा लाइन पे आए। आपने कहा अधिकांश जीत लेंगे, पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अधिकांश नहीं कहा है, उन्होंने कहा है सारे जीतेंगे। आप तो अभी से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात से विचलित हो गए। प्रताप भानु जी की बात का इतना असर आप पे? नहीं, देखिए लक्ष्य पूरा है, लक्ष्य तो पूरा ही रखा जाता है। मैं परिणाम पर आ रहा हूं, क्या होगा ये तो जनता की अदालत में होगा, लेकिन हम लक्ष्य इसको लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमने इस काम को किया भी है। कभी कभी 5 चुनाव होते थे, हम 5 चुनाव जीते भी, ये भी लोगों ने देखा है। इसलिए हम 9 राज्यों के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और केंद्र के चुनाव को भी लेकर चल रहे हैं। और लोकतंत्र में जीत हार होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा विचलित होने की विषय नहीं है कि कोई एकाधिकारी है कि कोई करते रहेगा। लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि माननीय मोदी जी ने जिस बात को कहा उसको एक सकारात्मक पक्ष में भी लेना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का आह्वान कौन इस तरीके से करता है कि 400 दिन हमारे पास है, हमको लगना है, भिड़ना है और मजबूती के साथ में लोगों के बीच में जाकर हमको काम करना है ताकि हम चुनाव को जीते। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं कुल मिला के मैं मर पे आऊं क्योंकि मेरा समय सीमित हो रहा है, तो 2 बातें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आती हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं, इस भरोसे के साथ वो हैं। एक दीर्घकालिक योजना पर वो काम कर रहे हैं जो देश के संदर्भ में और दल के संदर्भ में है। वह देश में 2047 तक अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है और उस कालखंड को कर्तव्य काल में तब्दील करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं। और अपने लक्ष्य के प्रति वो इतने संजीदा हैं कि वो 1.25 साल पहले ही देश में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ सदस्यों से ये अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि अब आप अपना एक एक क्षण पार्टी को मजबूत करने में लगाएं और इस बात के लिए लगाएं कि 2024 में पार्टी सत्ता में वापस आए। इतनी संजीदगी के साथ और इतनी गंभीर तैयारी के साथ देश का सत्तारूढ़ दल अगले चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुका है। क्या देश के तमाम विपक्षी दल इस तैयारी को गंभीरता से लेंगे और देश में लोकतंत्र बने रहने के लिए सुदृढ़ विपक्ष की अनिवार्यता है, ऐसा सब बोलते हैं, क्या उस सुदृढ़ विपक्ष की मौजूदगी जमीनी स्तर पर अवगत कराने में सफल रहेंगे? असल सवाल इस बात को लेकर है। देखें, भाजपा ने तो अपने पत्ते सामने रख दिए, विपक्ष क्या अपने पत्ते फेंट भी पाएगा? सामने आने की बात तो दूर है, इसका हमें इंतजार रहेगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का।
हमारा आज का शेर इन हालातों को लेकर कुछ यूं है कि रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाए। तो ये जो इंसानी जिंदगी है ना, इसमें ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं, और ऐसे ही राजनीतिक दलों का है, उनकी भी ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। एक प्रदेश, दो प्रदेश, सारे प्रदेश, सारा देश, बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, या सारी सीटें। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी ख्वाहिशों के संदर्भ में केवल सपने नहीं देख रही, बल्कि उसे पूरा करने के लिए प्रयत्नशील भी है। इस बात को समझने की जरूरत है। जिन्हें भाजपा की बढ़त नहीं भाती है, उन्हें केवल छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें समझना होगा कि भाजपा अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस तरीके से प्रयत्नशील है। क्या उसका मुकाबला करने के लिए विरोधी दल उतने ही प्रयत्नशील हैं, संजीदा हैं? ये सवाल है। देखिए इसका उत्तर आगे हमें किस रूप में देखने को मिलता है। पर आज की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। विजय दीजिए, सदा बड़ा।